हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे वेरिएबिलिटी ऑफ इंसुलेशन एट द सरफेस ऑफ द अर्थ। थोड़ा सा कनेक्ट करो टॉपिक को। इंसुलेशन प्यार से क्या कहते हैं हम इसे? सोलर रेडिएशन। पिछले वीडियो में बताया था हमने आपको कि सोलर रेडिएशन क्या है। सोलर रेडिएशन मतलब द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिसीव्ड ऑन द अर्थ, और उसी को शॉर्ट में इंसुलेशन कहा जाता है। अब देखो, मैंने आपको एक सवाल दिया था, ठीक है, एक सवाल दाग के गए थे हम पिछले वीडियो में। क्या था वो? कि इज द अमाउंट ऑफ सोलर इंसुलेशन रिसीव्ड एवरीवेयर एंड एवरी टाइम सेम? तो हम क्या कहेंगे? एक बड़ा सा नो, कि नहीं, हर जगह और हर समय जो अमाउंट ऑफ सोलर इंसुलेशन रिसीव होता है अर्थ पे, वो सेम नहीं होता है। तो एफिलियन पेरिलियन वाली जो कहानी थी वो मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दी है। अब हम प्रैक्टिकली देखते हैं कि अलग अलग जगह पे अलग अलग अमाउंट में सोलर इंसुलेशन रहता है अर्थ में एवरी टाइम। तो आपने देख लिया कि हाँ, जो अर्थ पे टाइम है, तो एक समय पे क्या रहता है, अर्थ पास में रहता है सन के, एक समय पे दूर रहता है। इस कारण से क्या डिफरेंसेस आते हैं। बाकी अर्थ के सरफेस की अगर हम बात करें ना, तो सरफेस पे भी सेम अमाउंट में सोलर इंसुलेशन नहीं आता है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स काम कर रहे होते हैं। सारे फैक्टर्स, वादा करता हूं आपसे, मैं बहुत अच्छी तरह से समझाऊंगा, आपको क्लैरिटी मिल जाएगी एक, ठीक है। तो थोड़ा बेसिक्स भी रहेंगे, थोड़ा एडवांस लेवल भी रहेगा। देखो, अब जो है ना, ये अभी तक जितना आपने एटमॉस्फेयर और ये सारी चीजें पढ़ के आए हो क्लास 10th तक, क्लास 11th में भी इनफैक्ट अभी तक जितना पढ़ा है, उससे आपको बहुत सारी नई चीजें अब जानने को मिलेगी इस यूनिट में और उसके बाद वाले यूनिट में, वाटर और उसमें, ठीक है। तो अच्छे से जानना समझना। क्यों? क्योंकि ये जो फंडामेंटल्स है, यही फंडामेंटल्स चक्कर ला देते हैं। कब? जब आप पूरी पढ़ाई पूरी कंप्लीट कर लोगे, फिर कहीं कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी करने का सोचोगे और फिर एक बार फिर से पढ़ोगे ना, और सिर दर्द होगा फिर। तो बहुत अच्छे से समझते चलना सारी चीजों को अभी, क्योंकि बेस अभी मजबूत बना लोगे ना, तो जीवन भर उस बेस पे डांस करते रहना, इतना स्ट्रांग बनाओगे आप, ठीक है। चलो देखो क्या है, द अमाउंट एंड द इंटेंसिटी ऑफ सोलर इंसुलेशन वेरी ड्यूरिंग अ डे, इन अ सीजन एंड इन अ ईयर। तो जो सोलर इंसुलेशन आ रही है वो हर दिन में वेरी करती है, ठीक है। सुबह ठीक ठाक है, दोपहर में ज्यादा हो जाती, शाम में फिर कम हो जाती, रात में बिल्कुल गायब हो जाती है। तो सोलर इंसुलेशन का जो वेरिएशन है ना, जो वेरिएबिलिटी की हम बात कर रहे हैं, वो दिन में बदलती है, हर सीजन में बदलती है, हर साल में बदलती है। हम बोलते हैं इस साल तो बहुत भयंकर गर्मी पड़ी है, तो क्या कारण रहता होगा, ठीक है, वो समझाते हैं। देखो, तो व्हाट आर द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस? फैक्टर्स क्या रिस्पॉन्सिबल है ये जो वेरिएबिलिटी आ रही है? तो यहां पे मोटा मोटी आपको फैक्टर्स लिख दिए हैं, समझाया नहीं समझा, हम देते हैं। देखो क्या है, द रोटेशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। सिंपल सी चीज है कि अर्थ जो है, ये अर्थ क्या करता है? रोटेट करता है। अर्थ रोटेट करता है। रिवॉल्व किसको करेगा? रिवॉल्व सन को करता है, बाकी अपने एक्सिस पे रोटेट भी करता है। तो जब रोटेट कर रहा है, ये सन है, तो जो सन के सामने आप सन हो, ठीक है, आप अपने मम्मी पापा के सन। तो अब क्या हो रहा है यहाँ पे कि आप जो सोलर इंसुलेशन आएगी, तो ये पॉइंट है, तो इस पॉइंट पे अभी सोलर इंसुलेशन आ रही है, तो मतलब यहाँ पे क्या है, गर्मी रहेगी। और यही पॉइंट जब इधर चले जाएगा तो क्या हो जाएगा, वहां पे अब सोलर इंसुलेशन नहीं आ रही है, वेरिएबिलिटी है। तो सोलर इंसुलेशन की वेरिएबिलिटी आपको दिन में देखने को मिलती है, मतलब इन अ डे, मतलब आप दिन में सोलर इंसुलेशन है, रात में नहीं है। तो इस तरह से क्या है, जो अर्थ का रोटेशन है उसके एक्सिस पे, वो इस वेरिएबिलिटी के लिए कारण बनता है। द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द सन्स रेज, ठीक है। अब क्या होता है ना कि अब जैसे सन है ये, फाइन, अब सन की जो रेज जा रही है, तो वो भी क्या है, पूरे पॉइंट पे, जैसे फॉर एग्जांपल अभी 2 मिनट के लिए देखो, आप अगर वहां से देखोगे अर्थ को, तो आपको नॉर्थ और साउथ दोनों एक साथ नहीं दिख रहे होंगे। एक हिस्सा ज्यादा दिख रहा होगा, एक हिस्सा कम दिख रहा होगा। हो रहा है ना ऐसा? तो वैसे ही क्या होता है कि सन जो है, सन की रेज ऐसे जब जाएगी ना, तो मान लो क्या है कि एक समय पे इन लैटिट्यूड्स पे ज्यादा है, इन लैटिट्यूड्स पे सनरेज उतनी नहीं है। विंटर वाली सिचुएशन होगी कि सदर्न लैटिट्यूड्स में ज्यादा है, और यही जब ऐसे घूम के इधर आ जाएगा, तो आप क्या देखेंगे, अब मतलब ऐसा रहेगा, ठीक है। अब क्या देखेंगे कि अर्थ का एक्सिस टिल्टेड है ना, वही तो पूरा खेल करता है। अर्थ का एक्सिस जो है, अर्थ जो है, ऐसा नहीं है कि हाँ बराबर एकदम, अगर ऐसा बराबर रहता तो ये सन जो है, तो सोलर इंसुलेशन हर जगह बराबर रहती। लेकिन अर्थ का एक्सिस इतना सीधा नहीं है, अर्थ का एक्सिस ऐसा टिल्टेड है। और टिल्टेशन के कारण क्या होता है कि एक पॉइंट पे जैसे सोलर इंसुलेशन ज्यादा है, दूसरे पॉइंट पे नहीं होती है, ठीक है। तो उस कारण से क्या हो रहा है कि अर्थ का जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है, ठीक है, वो क्यों होता है? अर्थ के एक्सिस के कारण होता है। अब जब अर्थ का एक्सिस टिल्टेड है, तो जो सनरेज जा रही है, वो सनरेज भी 90 डिग्री पे नहीं जाएगी। जैसे इक्वेटर पे चलो 90 डिग्री पे है, तो यहां पे क्या होगा, यहां पे थोड़ी और एंगल छोटा बन जाएगा। ये डायग्राम बहुत अच्छी तरह से समझाता है उस चीज को। देखो, ये है ना कि ये सोलर इंसुलेशन तो जा रही है सारी, लेकिन हर इंसुलेशन का जो एंगल है,
कहीं पे जैसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे समर्स में 90 डिग्री बनेगी, तो ऊपर जाओगे तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कम होता चले जाएगा, ठीक है। यहां पे एंगल वाला खेल है, और जहां एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कम होगा, अब मान लो उधर से आप पिचकारी मारोगे मुझे, तो 90 डिग्री पे है तो पूरा गीला कर दोगे। अब मैं क्या कर लेता हूं, मैं ऐसे झुक जाता हूं, तो अब एंगल जो है पूरा नहीं बना। एंगल पूरा नहीं बना तो क्या होगा कि पानी पूरी तरह से मुझ पे नहीं लगेगा। टकेसिस कैसल वाला वो एपिसोड देखोगे ना तो उसमें समझ में आएगा आपको, ठीक है। तो उस तरह से क्या है कि एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जो है, सनरेज जो आ रही है, वो बहुत ज्यादा चीजों को इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है। फिर अगला पॉइंट क्या है, द लेंथ ऑफ द डे। अब आपको पता है कि समर्स में क्या होते हैं, दिन हमारे जो होते हैं वो बड़े होते हैं। तो अब जब दिन बड़े हैं तो वहां पे क्या होगा, बहुत भयंकर गर्मी होगी, सोलर इंसुलेशन ज्यादा रिसीव होगी, ठीक। वही बता रहे वेरिएबिलिटी। तो लेंथ ऑफ द डे इन्फ्लुएंस करता है चीजों को। द ट्रांसपेरेंसी ऑफ द एटमॉस्फेयर। ट्रांसपेरेंसी ऑफ द एटमॉस्फेयर क्या कहता है कि ये क्या है, ये सरफेस है, ये आप खड़े हो, ये आप उधर टोपी लगा के खड़े हो आप, ठीक है। क्यों, क्योंकि आप सन को देख रहे हो। तो अब क्या हो रहा है कि जैसे बादल है बहुत भयंकर, ठीक है, बहुत भयंकर बादल है, तो आपको क्या लगेगा कि यार सोलर इंसुलेशन तो आ ही नहीं रही है, सूरज पता नहीं किधर चले गया, ठीक है, डर गया शायद आपसे। तो इस कारण से क्या है कि यहां पे आप देखोगे तो सोलर इंसुलेशन उतनी नहीं आएगी, ठीक। क्यों, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी एटमॉस्फेयर की क्या है, अभी ट्रांसपेरेंट नहीं है, डेंस है एटमॉस्फेयर। अब ये बादल हटा दो जरा, फिर देख के दिखाओ जरा सन को। दोपहर में आप सन को देखोगे तो 2 मिनट में नीचे करना, 2 सेकंड में नीचे करना पड़ेगी आंखें, ठीक। तो उस तरह से क्या है कि सोलर इंसुलेशन जो क्लाउड जो रहते हैं ना, तो रिफ्लेक्ट कर देते हैं, सन को छुपाते नहीं है, वो सनरेज को रिफ्लेक्ट कर देते हैं, ठीक। अभी आप अभी तो सिर्फ समझ लो, अभी मैं नंबर नहीं बता रहा हूं, क्योंकि आप जब नेक्स्ट टू नेक्स्ट टॉपिक पढ़ोगे ना तो उसमें आपको हीट बजट वगैरह के बारे में पता चलेगा। तो जैसे 100% रेज आ रही है तो 27% तो बादल क्या बोलते थे, वापस जाओ। तो उस तरह से क्या है कि जो एटमॉस्फेयर है वो कितना डेंस है, वो कितना ट्रांसपेरेंट है, वो इन्फ्लुएंस करता है कि कितनी सोलर इंसुलेशन को वो नीचे तक जाने देंगे, ठीक है। ये एक कारण हो जाता है। फिर क्या है, फिर है द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लैंड इन टर्म्स ऑफ इट्स एस्पेक्ट। कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लैंड इन टर्म्स ऑफ इट्स एस्पेक्ट का मतलब क्या है, मान के चलो ये सरफेस है। अब ये सरफेस में यहां क्या है, ग्रास लगी इतने पार्ट पे, ठीक है, इतने पार्ट पे ग्रास है, समझ लेना पेड़ जैसा बना है। इतने पे क्या बैरन लैंड है, इतने पे क्या है, स्नो कवर्ड है, ठीक है, ये स्नो कवर्ड है। तो अब यहां पे भी बताया गया थी कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लैंड इन टर्म्स ऑफ इट्स एस्पेक्ट। तो जब इस तरह से आप जैसे देखोगे ना कि लैंड है, लैंड पे कहीं स्नो है, तो स्नो वाला पार्ट क्या करता है पता है, स्नो वाला पार्ट सोलर इंसुलेशन आती ना तो बाउंस कर जाती है। आपने कभी देखा होगा ना कि जो स्कीइंग वगैरह के लिए जाते हैं तो उन लोगों को चश्मा क्यों पहनाते हैं, क्योंकि वहां पे रिफ्लेक्शन बहुत तेज होता है सोलर रेज का। देखो जियोग्राफी यही तो सिखाती है आपको, फंडामेंटल्स पता हो जाए बस हर चीज के। तो उन्हें चश्मा इसलिए पहनाते हैं क्योंकि सोलर मतलब जो स्नो कवर्ड एरिया रहता है, स्नो कवर्ड एरिया पे क्या होता है, सोलर इंसुलेशन बहुत तेजी से रिफ्लेक्ट होती है। रिफ्लेक्ट हो रही मतलब एब्जॉर्ब नहीं हो रही, तो अमाउंट ऑफ सोलर इंसुलेशन तो वेरी करेगा ही, और वो अब रिफ्लेक्ट होती है ना, वहां आंखें चकचौंधिया जाती है एकदम, इसके लिए चश्मा पहना देते हैं, ठीक। ये कारण हो गया। तो सोलर इंसुलेशन जो है वो स्नो कवर्ड रीजन में भी वेरी करेगी। ग्रास जहां रहेगी तो वहां ज्यादा अब्जॉर्प्शन होगा, क्यों, क्योंकि ग्रास जो है बोलेगी चलो भैया खाना वाना बनाओ, टंकी लगाओ, सोलर इंसुलेशन आ गई है, फोटोसिंथेसिस, ठीक। और बैरन लैंड है तो वो अलग अमाउंट में अब्जॉर्ब करेगी। तो इस तरह से जो कॉन्फ़िगरेशन होता है लैंड का इन टर्म्स ऑफ इट्स एस्पेक्ट, वो भी इस चीज को इन्फ्लुएंस करता है कि वेरिएबिलिटी कितनी होगी कितनी नहीं होगी। गेटिंग द आइडिया। तो ये आपको जो फैक्टर्स हैं वो फैक्टर्स मैंने बताया कि हाँ, इन फैक्टर्स के कारण क्या होता है, दो अमाउंट ऑफ सोलर इंसुलेशन जो है ना वो वेरी करती है ड्यूरिंग अ डे, इन अ सीजन एंड इन अ ईयर। हाउएवर द लास्ट 2 एस्पेक्ट्स हैव लेस इन्फ्लुएंस, ठीक है। ये 3 जो है ना, ये 3 बड़े खतरनाक होते हैं, जो अर्थ का रोटेशन, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, जो जिससे अलग अलग लैटिट्यूड पर अलग अलग अमाउंट में सोलर इंसुलेशन जाएगा, लेंथ ऑफ द डे, ये क्या है, ये 24 घंटे काम करती रहती है, ऐसी टाइप की चीजें। और ये जो है इनका इन्फ्लुएंस उतना ज्यादा नहीं होता है, 2 पॉइंट का ये बताया है बस, ठीक है। चलो आगे बढ़े अब। तो अब आगे और डिटेल में समझते हैं कि अर्थ जो है, ठीक है, कारण क्या है, अर्थ का जो एक्सिस है, अर्थ का एक्सिस जो है इट मेक्स एन एंगल ऑफ 66 डिग्री, ठीक है, 66 डिग्री हाफ, मतलब 66.5 डिग्रीज, या फिर किसको क्या कह सकते हैं आप कि 23.5, दोनों तरह से, मतलब 90 में से ऐसे लिख दो या ऐसे लिख दो। तो अर्थ का जो एक्सिस है वो क्या बनाता है, एंगल बनाता है ऑफ 66 डिग्री एंड हाफ, ठीक है, विथ द प्लेन ऑफ इट्स ऑर्बिट अराउंड द सन। ये पॉइंट समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अर्थ का एक्सिस है, ठीक, अर्थ का एक्सिस एकदम सीधा नहीं है, वो मैंने आपको पहले भी बता दिया था। वो एंगल बनाता है, कैसा एंगल बनाता है, वो ये एंगल बनाया उसने कितना, 66.5 डिग्री का, 66.5 डिग्री का। तो इससे हो क्या रहा है, इससे देखो होता क्या है, तो इट्स एक्सिस मेक एन एंगल ऑफ 66.5 डिग्री विद द प्लेन ऑफ इट्स ऑर्बिट अराउंड द सन। तो अब अर्थ अपने ऑर्बिट पे घूमता भी है। अर्थ का ऑर्बिट कैसा, तो ये देखो आप, अर्थ का ऑर्बिट किधर गया, अर्थ का ऑर्बिट ये रहा। अर्थ अपने ऑर्बिट पे इस तरह से घूमता है ना, चक्कर लगाता है, ठीक, अर्थ अपने ऑर्बिट पे घूम रहा है, सन बीच में। तो उसके एंगल के कारण, देखो अर्थ का ये एंगल है, तो मान लो कि
इस पोजीशन में क्या हो रहा है, इस पोजीशन में सदर्न हेमिस्फीयर में ज्यादा इंसुलेशन जा रही है, ठीक है। इस पोजीशन में क्या है, नॉर्थ साउथ में बराबर इंसुलेशन जा रही है। इस पोजीशन में क्या हो रहा है कि नदर्न हेमिस्फीयर में ज्यादा इंसुलेशन जा रही है। देख लो ना इंसुलेशन, क्यों, क्योंकि वो एंगल जो बना रहा है वो 66 डिग्री का बना रहा है। उस टिल्टेशन के कारण क्या होता है, उस टिल्टेशन के कारण जो अमाउंट ऑफ सोलर इंसुलेशन है वो वेरी करता है, और इसी से सीजन आते हैं। देखो अभी क्या हो रहा है कि साउथ में ज्यादा सोलर इंसुलेशन जा रही है, देखो ना इधर पूरा। तो यहां पे क्या हो रहा है, साउथ में लोग समर बना रहे होंगे, क्रिसमस समर में बनाया जाता है वहां, ठीक है। फिर अगर आप इधर देखोगे इस टाइम पीरियड में, तो ये क्या हो रहा है, यहां पे आप देखोगे तो नॉर्थ में समर्स बन रहे होंगे। क्यों, क्योंकि सोलर इंसुलेशन कब ज्यादा है, ये जून जुलाई वाला टाइम पीरियड आ गया। सोलर इंसुलेशन कहां ज्यादा हो रही है, नॉर्थ हेमिस्फीयर में ज्यादा हो रही है। तो उस तरह से क्या है कि अर्थ का जो एक्सिस है, और वो जो एक्सिस एंगल बनाता है टिल्टेशन के कारण 66.5 डिग्री पे, वो क्या करता है, बहुत हद तक इन्फ्लुएंस करता है कि कितना सोलर इंसुलेशन आएगा नहीं आएगा। दिस इन्फ्लुएंसेस द अमाउंट ऑफ इंसुलेशन रिसीव्ड एट डिफरेंट लैटिट्यूड्स। और उसी कारण से क्या होता है कि अलग अलग लैटिट्यूड पे अलग अलग अमाउंट में इंसुलेशन जाता है, अलग अलग टाइम पीरियड में। समर्स में जहां हमारे लैटिट्यूड्स पे, मतलब नॉर्थ हेमिस्फीयर में, जैसे देखें इंडिया में हम देखें तो समर्स में इतनी भीषण गर्मी क्यों होती है, क्योंकि उस समय पे ये जैसे देख रहे हो ना कि एंगल ऑफ इंक्लिनेशन के कारण डायरेक्ट ट्रेस कहां होती है, नदर्न हेमिस्फीयर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में। तो हम आग बबूला हो जाते हैं, वहां पे बहुत गर्मी होती है, और साउथ में लोग चिल कर रहे होते हैं, ठीक है। और फिर यही चीज क्या यार टूट के ऐसा इधर चले जाएगा, ऐसे एक्सिस पे, ऐसे समझो, तब क्या होगा कि साउथ में डायरेक्ट सोलर इंसुलेशन जारी होगी। तो वहां पे लोग फिर क्या कर रहे होंगे, गर्मी बना रहे होंगे, और हम चिल करेंगे, ठीक है, विंटर्स के टाइम पीरियड में। ऐसा कहानी रहती है। तो इससे क्या हो रहा है, सोलर इंसुलेशन वेरी हो रही है। अगला फैक्टर क्या है, second factor that determines the amount of insulation received is the angle of inclination of the rays। ये तो देखो दोनों में डिफरेंस समझना, दोनों में डिफरेंस अच्छे से समझना। आप बोलोगे सर एक ही चीज को दो बार क्यों बोल रहे हो। पहला पॉइंट क्या बताता है कि एंगल किसका टिल्टेड है, अर्थ के एक्सिस का, और अर्थ के एक्सिस का टिल्टेशन जो है, ये देख रहे हो ना ऐसे टेढ़ा है, यहां पे ऐसे देखोगे तो ये क्या है, आपको टेढ़ा देखने को मिल रहा है। सीधा सीधा होता तो ऐसा होता ना, ऐसा झुका हुआ है। तो अर्थ का एक्सिस टिल्टेड है, और उस कारण से क्या हो रहा है कि अलग अलग टिल्टेशन के कारण एक टाइम पे यहां पे सोलर इंसुलेशन ज्यादा होगी, टिल्टेशन के कारण एक टाइम पे यहां पे सोलर इंसुलेशन ज्यादा होगी। पहला पॉइंट ये बता रहा है। और दूसरा पॉइंट जो है आपका, दूसरा पॉइंट क्या बता रहा है, द सेकंड फैक्टर दैट डिटरमाइंस द अमाउंट ऑफ इंसुलेशन रिसीव्ड बाय अर्थ इज द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द रेज। रेस का इंक्लिनेशन हो रहा है। रेस का इंक्लिनेशन कैसे हो रहा है ये समझो। रेस का इंक्लिनेशन यहां पे इस तरह से समझाया जा रहा है कि वही वो पिचकारी वाला एग्जांपल सबसे अच्छा है। आप उधर से अगर पिचकारी मारोगे, मैं 90 डिग्री पे हूं, पर अभी सीधा खड़ा हूं, तो क्या होगा, सीधे आके मेरे सीने में लगेगी आपकी पिचकारी। पिचकारी मत मार देने से फेंक के पानी, ठीक है। तो उससे क्या हो रहा है, उससे अगर जैसे आप देखोगे तो अभी क्या हो रहा है कि एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जो है, या फिर एंगल ऑफ रेस जो रहेगा, एंगल ऑफ पिचकारी जो रहेगा ना, वो क्या है, एकदम 90 डिग्री बन रहा है। तो जैसे आप देखोगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे अभी 90 डिग्री एंगल बन रहा है, तो 90 डिग्री एंगल के कारण क्या होगा, सोलर इंसुलेशन सीधी आएगी। तो यहां पे जितना इंसुलेशन आया ना वो ज्यादा होगा कंपेयर टू दी एंगल। आप बात करते हैं कहां पे, पोल पे। तो पोल देखो, पोल ऐसा क्या है, सीधा नहीं है, सोलर रेज उधर से आ रही है ना, तो ऐसा टिल्टेड है। अब टिल्टेड होने के कारण चलो यहां तो 90 डिग्री एंगल बन रहा है पूरा एकदम, लेकिन यहां 90 डिग्री एंगल नहीं बन पा रहा है। तो 90 डिग्री एंगल नहीं बन पा रहा, तो उस कारण क्या है, सोलर इंसुलेशन सीधी नहीं जाएगी। वही वाली बात है, अगर आप जैसे उधर से पिचकारी मारोगे, मैं से झुक जाऊंगा, तो क्या हो सकता है, ऊपर से निकल जाए। क्यों, क्योंकि मैंने आपको एकदम 90 डिग्री एंगल नहीं दिया है, ठीक। ये चीज यहां से और बेहतर, इस इमेज से ज्यादा बेहतर क्लियर हो जाएगी कि जैसे सनरेज आ रही है, तो सनरेज जहां पे एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जो रहेगा सरफेस पे, ठीक है, ये पॉइंट ध्यान रखना, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द रेज, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन यहां पे क्या है, 90 डिग्री हो गया एकदम, ये ऐसा। तो 90 डिग्री होने के कारण क्या हो रहा है, 90 डिग्री होने के कारण ज्यादा सनरेज रिसीव होगी, ठीक है, एकदम कह सकते हैं निशाना मार के सनरेज आएगी यहां। और यहां क्या हो रहा है, यहां पे जैसे आप एंगल देखोगे ना, यहां पे एंगल जो है 90 डिग्री नहीं हो रहा है। क्यों, क्योंकि यहां पे आप देखोगे कर्वेचर के कारण वो एंगल 90 डिग्री नहीं बन पाता है, ठीक है। वो एंगल क्या बन रहा है, वो एंगल जैसे आप देखोगे 90 डिग्री से कम है, तो सरफेस एरिया जो होता है वो बढ़ जाता है। अब सरफेस एरिया बढ़ जाता है तो उससे क्या होता है, यहां पे थोड़ा सा फिजिक्स का कंसेप्ट है कि वो मैग्नीफाइंग ग्लास में जैसे हम देखते हैं ना कि एकदम क्या होता है कि पैनी नोक से अगर सोलर इंसुलेशन आएगी तो वो जला भी देगी, लेकिन यहां पे क्या हो रहा है कि वो पैनी नोक नहीं लग पाती। क्यों, एकदम प्रिसाइज पॉइंट नहीं लग पाता, क्योंकि यहां पे एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या होता है, कम होता है, तो उस कारण सोलर इंसुलेशन डिस्पर्स हो जाती है, एरिया ज्यादा कवर करती, ज्यादा एरिया कवर करती, तो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो रिसीव करेगा वो एरिया वो कम होगा, ठीक। नहीं समझ आया तो यहां से आप एक एक सिस्टमैटिकली एक एक लाइन पढ़ेंगे, सब समझ में आ जाएगा। देखो, द हायर द लैटिट्यूड द लेस इज द एंगल दे मेक विद द सरफेस ऑफ द अर्थ रिजल्टिंग इन द स्लैंट सनरेज, ठीक है। हायर द लैटिट्यूड मतलब क्या है, लैटिट्यूड बढ़ा दो आप ऊपर, ठीक है, हायर लैटिट्यूड पे चले गए, 23 डिग्री के बाद में आप कहां चले गए, जैसे आप 66 डिग्री पे चले गए, तो यहां पे जो एंगल बन रहा है वो 47 डिग्री का ही बन रहा है। मैथमेटिकल हो रहा है, समझ रहे हैं,
मैथ से डरते हो इसीलिए इधर आए हो ह्यूमैनिटीज में, लेकिन थोड़ा समझो, ठीक है। तो यहां पे एंगल क्या बन रहा है, छोटा बन रहा है। तो अब जो रेज आएगी वो रेज कैसी रहेगी, वो स्लैंट रहेगी। देखो स्लैंट रेज देखने को मिल रही है, ऐसी झुक गई है। यहां क्या एकदम वर्टिकल रेज है, यहां क्या हो गई, रेज स्लैंट हो गई है। तो हायर लैटिट्यूड्स पे एंगल छोटा होगा, एंगल छोटा होगा, रेज जो होगी वो स्लैंटिंग होगी। फाइन, रेज स्लैंटिंग होगी। तो दी एरिया कवर्ड बाय वर्टिकल रेज इज ऑलवेज लेस देन दी स्लैंट रेज, ठीक है। अब यहां पे क्या हो रहा है, जो वर्टिकल रेज जो एरिया कवर करेगी ना वो कम रहेगा। कम एरिया मतलब क्या है कि ज्यादा भीषण प्रहार करेगी वो रेस, और स्लैंट रेस का जो एरिया रहेगा वो ज्यादा रहेगा। अब ज्यादा एरिया इसका मतलब ये नहीं कि बहुत भयंकर इंपैक्ट होगा। ज्यादा एरिया मतलब क्या है कि आपने एरिया बढ़ा दिया, ठीक है। एरिया बढ़ा दोगे तो क्या होगा, यहां पे जो स्लैंटिंग रेस आ रही है वो डिस्पर्स भी हो जाएगी, उसे ज्यादा एरिया कवर करना पड़ेगा। तो इंपैक्ट जो है सोलर इंसुलेशन का वो इतना ह्यूज नहीं रहेगा, इतनी गर्मी नहीं होगी कहां पे, जहां पे स्लैंटिंग रेस होगी। इसीलिए हायर लैटिट्यूड्स में क्या होता है, आप देखोगे कि सन तो वहां भी निकल रहा है ना, लेकिन वहां की जो सनरेज वो चुभती नहीं है। और हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ जैसे देखोगे तो अंदर खून उबलने लगता है, इतनी भयंकर सनरेज हो जाती है। खास करके इक्वेटर पे तो चले जाओगे तो ज्यादा दिक्कत आएगी, ठीक है। तो कारण समझ में आ रहे हैं ना सारे। तो इफ मोर एरिया इज कवर्ड द एनर्जी गेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। तो ये स्लैंटिंग रेस क्या कर रही है, स्लैंटिंग रेस को अगर आप देखोगे, अरे किधर चले गए, हाँ, स्लैंटिंग रेस को अगर आप देखोगे तो बड़े एरिया को कवर कर रही है, तो एनर्जी गेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड। और जब छोटे एरिया पर रहते हो तो एनर्जी क्या होती जाती है, प्रिसाइज होती जाती है, जैसे वो मैग्नीफाइंग ग्लास का काम होता है। मैग्नीफाइंग ग्लास का एग्जांपल अच्छा है। द एनर्जी गेट डिस्ट्रीब्यूटेड एंड द नेट एनर्जी रिसीव्ड पर यूनिट एरिया डिक्रीजेस। इस कारण से आप क्या देखोगे, दूसरा फैक्टर जो है, पहला फैक्टर क्या था, पहला फैक्टर तो आप जैसे देखोगे तो एक्सिस जो है अर्थ का वो एंगल बनाता 66 डिग्री का, और वो एक्सिस के एंगल के कारण क्या अलग अलग लैटिट्यूड पर अलग अलग टाइम पीरियड में अलग अलग अमाउंट में सोलर इंसुलेशन जाता है। दूसरा क्या है कि जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन रेस का बन रहा है अर्थ के सरफेस के साथ में, वो भी अलग अलग लैटिट्यूड पे अलग अलग होता है, ठीक है। और अलग अलग लैटिट्यूड पे अलग अलग होने के कारण क्या आता है, अलग अलग लैटिट्यूड्स पे सोलर इंसुलेशन तो जारी है, लेकिन उसका जो इंपैक्ट होगा वो कम होगा, ठीक। एक पॉइंट और क्या है, मोरओवर द स्लैंट रेज आर रिक्वायर्ड टू पास थ्रू ग्रेटर डेप्थ ऑफ द एटमॉस्फेयर रिजल्टिंग इन मोर एब्जॉर्प्शन, स्कैटरिंग और डिफ्यूजन। ये पॉइंट ध्यान रखना। क्या होता है कि जो स्लैंट रेज होती है ना, ये स्लैंटिंग रेज जो होती है, अब ऐसे समझो यहां पे इसको, ये बहुत अच्छा एग्जांपल है, थोड़ा मतलब क्रिएटिविटी है, समझने की कोशिश करना, इमेज पे मत जाना बस। ये है स्लैंटिंग रेस। स्लैंटिंग रेस क्या हो रही है, ऐसे फैल के आ रही है। स्लैंटिंग रेस जब फैल के आएगी और ये पानी में जब गिर रहा है ना, तो वो क्या है, एटमॉस्फेयर है। तो एकदम से आप जैसे देखोगे तो थपाक लगेगी, उसकी छाती की जो स्थिति होना, उसके चेस्ट की जो स्थिति होना वो तो अलग है। बाकी यहां जो आप देखोगे तो ये क्या हो रहा है, इससे कि स्लैंटिंग रेस जो जब जाएगी ना एटमॉस्फेयर में, तो उसे एक बड़ा एरिया, बड़े एटमॉस्फेयर को डील करना पड़ेगा, बड़े क्लाउड्स को संभालना पड़ेगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि वो फैल के जा रही है। स्लैंटिंग रेस क्या है, पूरी तरह से प्रिसाइज नहीं जा रही है। अब इक्वेटर पे जो प्रिसाइज रेस जाएगी तो वो एटमॉस्फेयर को एकदम क्या इस तरह से प्रिसाइजली जब जाएगी तो वो नैरो डाउन करते हुए सीधे सरफेस पे पहुंचेगी। आया ना समझ में, विजुअलाइजेशन वाली बात है, बस एग्जांपल से मैं आपको विजुअलाइज करवाने की कोशिश करवा था, ठीक है। स्टेटमेंट सीधा सा है क्या कि जो स्लैंट रेज रहेगी उन्हें क्या करना पड़ेगा, डेंस एटमॉस्फेयर से गुजरना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि वो एकदम प्रिसाइज नहीं आ रही है, स्लैंट होकर आ रही है एक तरह से। तो उन्हें क्या है कि ज्यादा, जैसे ऐसे समझ लो, ऐसी स्लैंट रेज ऐसी जाएगी तो उन्हें इतना पूरा एटमॉस्फेयर कवर करना होगा, और वर्टिकल रेज ऐसी जाएगी तो उन्हें क्या इतना ही एटमॉस्फेयर कवर करना होगा, ऐसे निकल जाएगी सीधी, वो कहानी रहती है, ठीक है। तो स्लैंटिंग रेस के चलते क्या होगा, ज्यादा एब्जॉर्प्शन होगा, क्लाउड्स पकड़ पकड़ के क्या कर लेंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे रेस को, स्कैटरिंग ज्यादा होगी, तो सरफेस तक कम ही रेस पहुंचेगी जो स्लैंटिंग रेस रहेगी। बाकी वर्टिकल रेस सू से सीधे निकल जाएगी, ठीक है। ये हो गया, ये भी हो गया वेरिएबिलिटी, ये भी हो गया। अब आगे आते हैं, तो इतना समझ में आया ना आपको, व्हाट आर द रीजंस फॉर द वेरिएबिलिटी इन द सोलर इंसुलेशन ओवर द सरफेस ऑफ अर्थ। तो आप कह सकते हो हाँ, एक तो क्या है, अर्थ का ही एक्सिस अपने आप में क्या है, टिल्टेड है, 66.5 डिग्री का एंगल बनाता है, जिस कारण से अलग अलग लैटिट्यूड पे अलग अलग टाइम पीरियड में अलग अलग अमाउंट में सोलर इंसुलेशन जाता है। दूसरा क्या है, जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन रेस का बन रहा है, उससे क्या होता है, उससे अलग अलग जगह पे अलग अलग अमाउंट में सोलर इंसुलेशन जाता है। और कहीं पे वर्टिकल रेस होती है, कहीं पे स्लैंटिंग होती है। स्लैंटिंग रेस को बड़ी दिक्कत होती है, तो वो सब बताया। उसके साथ साथ में एटमॉस्फेयर में भी स्लैंटिंग रेस को पेनिट्रेट करने में दिक्कत जाएगी, बजाय किसके, बजाय वर्टिकल रेस के, ठीक। आगे आते हैं, द पैसेज ऑफ सोलर इंसुलेशन। पैसेज ऑफ सोलर इंसुलेशन ये क्या चीज है, देखो, द पैसेज ऑफ सोलर रेडिएशन, ये बहुत अच्छी चीज है, इसको अच्छे से समझना कि सोलर रेडिएशन आ गई मतलब सन से तो निकली, आएगी कहां पे, जमीन पे ही आना है ना, आना तो जमीन पे ही पड़ेगा।
अब उसको जब ये सन से जमीन तक का रास्ता तय करना है, जैसे आप देख रहे हो ये सन है, यहां से जमीन तक का रास्ता तय करना है, तो ये बीच में कौन मिलेगा, बीच में मिलेगा एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो अर्थ का जो मतलब सोलर इंसुलेशन का जो पैसेज होता है अर्थ सरफेस तक पहुंचने के लिए, ठीक है, इट गोज थ्रू द एटमॉस्फेयर, सिंपल, एटमॉस्फेयर से होते हुए गुजरना पड़ेगा। अब क्या है, द एटमॉस्फेयर इज लार्जली ट्रांसपेरेंट टू शॉर्ट वेव सोलर रेडिएशन। एक चीज मैं यहां क्लियर कर देता हूं आपको, दो तरह की रेज होती है, ठीक है, ये शायद स्टार्टिंग में बताया था लेकिन फिर समझ लो, दो तरह की रेज होती है, ठीक है। जो सीधे आ रही होती है ये क्या होती है, शॉर्ट वेव कहते हैं इन्हें, शॉर्ट वेव्स कहते हैं, सन से जो डायरेक्ट आ रही होती है सरफेस पे, ये शॉर्ट वेव होती है और अर्थ ने अब्सॉर्ब कर ली, ठीक है। इसका पूरा फैक्ट से कितना परसेंट आ रहा है, कितना 27% रिफ्लेक्ट हो जाता है, 50% अब्सॉर्ब होता है, वो हम हीट बजट में पढ़ेंगे, अभी नंबर नहीं दे रहे हैं आपको, जो डर जाओगे, ठीक है। तो यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे जो डायरेक्ट रेज आती है इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें शॉर्ट वेव कहा जाता है, और अर्थ एब्सॉर्ब करने के बाद में जो क्या कर देता है, रिफ्लेक्ट कर देता है, उन्हें लॉन्ग वेव कहा जाता है। ध्यान रहेगा ये शॉर्ट वेव लॉन्ग वेव। चलो साइंस में भी शायद आपने पढ़ा होगा शॉर्ट वेव लॉन्ग वेव, अगर साइंस में इंटरेस्ट रहा हो 10th तक तो, ठीक है। फिर क्या है, क्या बता रहा था मैं, हाँ, तो द एटमॉस्फेयर इज लार्जली ट्रांसपेरेंट टू द शॉर्ट वेव सोलर रेडिएशन। तो जो शॉर्ट वेव रेडिएशन सारी तो एटमॉस्फेयर आने देता है, ठीक है, एटमॉस्फेयर आने देता है, उसमें बहुत सारी चीजें होती है, रिफ्लेक्ट बैक भी होती है, ठीक है, जैसे क्लाउड्स होते हैं ना, क्लाउड्स बोल देते नहीं नीचे नहीं जाओगे, नीचे हमारा पानी जाएगा तुम वापस मुड़ जाओ, तो उस तरह से रिफ्लेक्शन भी होता है, सारी चीजें होती है, बाकी सोलर इंसुलेशन आती है नीचे, फाइन। तो द इनकमिंग सोलर रेडिएशन पासेस थ्रू द एटमॉस्फेयर बिफोर स्ट्राइकिंग द अर्थ सरफेस। तो अर्थ सरफेस को टच करने से पहले जो सोलर इंसुलेशन आ रही है उसको एटमॉस्फेयर पूरा चीरते फाड़ते हुए आना पड़ता है। तो विद इन द ट्रोपोस्फेयर वाटर वेपर, ओजोन एंड अदर गैसेस अब्सॉर्ब मच ऑफ नियर इंफ्रारेड रेडिएशन, ठीक है। तो ये जो क्या कह सकते हैं कि इंफ्रारेड रेडिएशन रहती है ना, उन सबको क्या करता है, ओजोन जैसे क्या कर लेता है, अल्ट्रावायलेट रेस को रोक देता है, अब्सॉर्ब कर लेता है। तो एटमॉस्फेयर से जब होते हुए गुजरती है ना, तो एक तरह से क्या होता है, जैसे आप आम लेके जा रहे हो बहुत सारे, अब आपको क्या करना है, आपको आपकी मोहल्ले के 4-5 आपके दोस्तों के घर के सामने से होते हुए निकलना है। तो अब आपका ऑब्जेक्टिव क्या, अपने घर तक आम ले जाना है, वो एक टोकरी आपने सिर पे रखी है, अब आप निकलोगे तो पॉसिबिलिटी है कि आपके वो जो दोस्त थे वो लूट लेंगे। तो उसी तरह से सोलर इंसुलेशन तो बनी ही किसके लिए है, अर्थ पे आने के लिए, लेकिन यहाँ पे वाटर वेपर है, दूसरी गैसेस है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है लुटेरा, ठीक है, वो है, ये सारी गैसेस क्या करती है, एब्सॉर्ब कर लेती है, किसे, ये सारी गैसेस सोलर इंसुलेशन को एब्सॉर्ब कर लेती है। इस तरह से जो 100% आती है सोलर इंसुलेशन उसमें भी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, हीट बजट हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो वेरिएबिलिटी इस कारण से भी हो जाती है, कहीं पे क्लाउड्स ज्यादा है तो क्लाउड्स बड़े खतरनाक, क्लाउड्स आने ही नहीं देते सरफेस तक, पहले ही रिफ्लेक्ट करवा देते हैं। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, ठीक है। तो इसी से क्या होता है, वेरिएबिलिटी आती है सोलर इंसुलेशन में, ठीक, वेरिएबिलिटी समझ में आया। तो अब जो सोलर रेज है ये वेरिएबिलिटी हो गई। अब उसके बाद में जब नीचे सरफेस पे आती है ना, सरफेस पे आने से पहले आपको एक फिनोमेना और देखने को मिलेगा कि सोलर रेज जो है वो एटमॉस्फेयर में क्या होती है, स्कैटरिंग भी होती है। मैं पैसेज बता रहा हूं कि रास्ता जो है उसका कैसे होते हुए आता है। तो रास्ता एटमॉस्फेयर से होते हुए आएगा, एटमॉस्फेयर में ओजोन है, एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर, ये सारी चीजें हैं। एटमॉस्फेयर में एक चीज और क्या है, डस्ट पार्टिकल है। तो डस्ट पार्टिकल क्या करते हैं पता है, वो डस्ट पार्टिकल रिफ्लेक्ट कर देते हैं, रिफ्लेक्ट बैक कर देते हैं। किस चीज को रिफ्लेक्ट बैक कर देते हैं, रिफ्लेक्ट बैक की जगह हम कहेंगे स्कैटरिंग, ज्यादा सही शब्द है, रिफ्लेक्ट बैक नहीं, स्कैटरिंग करवा देते हैं सोलर इंसुलेशन की। अच्छे से समझो जरा, ठीक है। और ये आपने ऑब्जर्व भी करा होगा कि जब सनराइज होता है, ठीक है, जब सूरज उग रहा है, ठीक है, और जब सनसेट होता है, दोनों ही समय पे आसमान लाल होने लगता है। क्यों होता है, कभी सोचा है? देखो कहानी है सीधी सी, सनरेज आ रही है, ठीक है, सनरेज जब आ रही है तो सनरेज, अब मैंने आपको क्या बताया कि जो सोलर इंसुलेशन है ना उसमें वेरिएबिलिटी क्यों आती है, उसमें वेरिएबिलिटी दिन में भी बहुत सारे कारणों से आती है। जैसे अब मान लो कि इंडिया कहाँ है, हमारा प्यारा भारत ये रहा, ठीक है, तो यहां पे अभी सुबह होने वाली, तो सुबह होने वाली है तो आप जैसे देखोगे डायरेक्ट रेज यहां जा रही है, इस पार्ट पे नहीं जा रही है अभी रेज, तो इस पार्ट पे कैसे जा रही है, हल्की सी स्लैंटिंग रेज जा रही होगी, ठीक है। लैटिट्यूड तो स्लैंट लैटिट्यूड वाइज वर्टिकल और स्लैंटिंग तो होगी ही होगी, लेकिन आप जैसे देखोगे तो जो पार्ट अभी सन के डायरेक्ट सामने नहीं है, मतलब जहां पे 12 बजे दिन के नहीं हो रहे होंगे, उस पार्ट पे तो अभी स्लैंटिंग ही जारी होगी ना, स्लैंटेड ही रेस जारी होगी, मतलब आधे में दिन होगा आधे में रात होगा, तो पीछे तो चलो कोई रोल ही नहीं है सनरेज जाने का, लेकिन जो साइड वाला पोर्शन है जहां पे अभी सुबह होने वाली है, तो वहां पे सनरेज जाएगी, लेकिन वो भी स्लैंटिंग जाएगी, साइडवर्ड स्लैंटिंग जाएगी। तो उस कारण से क्या होता है कि सनरेज को थोड़ा लंबा डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। अब जो सनरेज आती है तो उसमें एक चीज बता देता हूं मैं आपको, विबग्योर का कंसेप्ट पढ़ा है ना, थोड़ा सा साइंस हो रहा है लेकिन समझना, ठीक है। तो जो ब्लू कलर की रेज होती है ना, ब्लू कलर की रेज उतना लंबा डिस्टेंस कवर नहीं करती जितना येलो और रेड कलर की रेज कवर करती है। तो उस कारण से जैसे अब जब आप देखोगे ये वाला सीन कि हाँ अभी इंडिया में अभी क्या है, सुबह नहीं हुई है, तो सोलर इंसुलेशन जो है मान लो पैसिफिक ओशन में डायरेक्ट थी, इधर स्लैंटिंग जा रही थी, तो लंबा रास्ता कौन सी कलर की वेव्स ट्रेवल कर पाएगी विबग्योर में से, जो
कह सकते हैं कि कौन सा वेवलेंथ ज्यादा होगा, रेड और येलो कलर का। तो इस कारण से क्या होता है, रेड एंड येलो कलर ही पहुंच पाती। जैसे नहीं समझ में आ रहा ना, कोई बात नहीं, जिन लोगों को समझ में आ रहा है उन लोगों के लिए बढ़िया है, जिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा कहीं पूछेंगे नहीं, वो तो आप आउट ऑफ क्यूरियोसिटी में ही बता दे रहा हूं, ठीक है। तो वो वेवलेंथ जो येलो और रेड कलर की ज्यादा रहती है, इस कारण से क्या देखने को मिलता है कि ब्लू तो रुक गई, स्लैंटिंग रेज आ रही ना, साइडवर्ड स्लैंटिंग, तो येलो और रेड कलर जो होता है तो वो स्काई को येलो और रेड कलर दे देता है। और उसी के साथ साथ में क्या होता है, इन रेज को कौन स्कैटर करवाता है, इनको फैलाने का काम कौन कर देता है, इनको फैलाने का काम कर देता है डस्ट पार्टिकल। डस्ट पार्टिकल से टकरा के रेज फैल जाती तो पूरा आसमान पीला लाल होता हुआ दिखता है, ठीक है। तो क्या बताना था मेन इंपॉर्टेंट, देखो यहां पे हमने आपको बता दिया वेरिएबिलिटी क्यों है, एंगल जो है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन रेस का टिल्टेड है, एक्सिस टिल्टेड है, ठीक है, डेंसिटी ऑफ एटमॉस्फेयर, ये सारे पार्ट हो गए। पैसेज की अगर बात करें तो एटमॉस्फेयर से सोलर इंसुलेशन आती है, एटमॉस्फेयर से जब आती है तो रास्ते में बहुत सारे लुटेरे बैठे हैं, वो क्या करते हैं, सोलर इंसुलेशन को कुछ रिफ्लेक्ट कर देते, कुछ अब्सॉर्ब करवा देते, ये सब कुछ होता है। और वही प्रोसेस में स्कैटरिंग भी होती है, स्कैटरिंग से क्या होता है, दिस प्रोसेस एड्स कलर टू द स्काई, ठीक है, सुंदर सा जो दृश्य देखने को मिलता है। अधिकतर लोग फोटोग्राफर ही उन सनसेट और सनराइज की फोटो खींच खींच के बनते हैं, ठीक, ये हो गया। फिर उसके बाद में आगे क्या है, फिर आगे देखें तो स्पैटियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंसुलेशन एट द अर्थ सरफेस। अब अर्थ सरफेस पे पैसेज आपने देख लिया, वेरिएबिलिटी आपने देख ली, वेरिएबिलिटी के कारण देख लिए। अब अगर हम देखें फैक्ट्स में, ठीक है, कि कहां पे कितनी सोलर इंसुलेशन होती है वो बता दो सर, तो स्पैटियल डिस्ट्रीब्यूशन हम आपको समझाते, देखो ठीक है, अर्थ पे 320 वॉट मीटर स्क्वायर रहेगा सोलर इंसुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन इन ट्रॉपिक्स, और 70 वॉट्स मीटर स्क्वायर रहेगा इन पोल्स। अब ये क्या कहानी है, चलो ये समझते हैं, जरा एक जगह दे दो थोड़ी सी डायग्राम बनाने के लिए, यहां डायग्राम बनाते हैं हम, देखो समझना, हाँ इस पे ध्यान मत दो अभी 2 मिनट के लिए, कि ये जैसे क्या है, हमारा अर्थ है प्यारा, अब ये है इधर सन, दिख रहा है ना। अब आगे अगर हम देखते हैं तो क्या हो रहा है कि यहां पे डायरेक्ट वर्टिकल रेज आएगी, यहां भी रेज आएगी, लेकिन कैसे आएगी, स्लैंटिंग आएगी। तो अब मैंने आपको वो पूरी कहानी बता दी, वेरिएबिलिटी कैसे होगी, जहां स्लैंटिंग होगी तो वहां एरिया बढ़ जाएगा, ज्यादा एरिया तो उतनी एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगी, ये सारी चीजें होगी। तो इस कारण से यहां पे जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा सोलर इंसुलेशन का, या फिर ऐसे समझो सोलर एनर्जी का, वो कम होगा, ठीक है। पोल्स पे इसीलिए क्या लिखा है, 70 वॉट मीटर स्क्वायर, और ट्रॉपिक्स पे कितना लिख दिया है, ट्रॉपिक्स पे जिसे देखोगे 320 वॉट मीटर स्क्वायर इन ट्रॉपिक्स, ठीक, यहां पे ज्यादा रहेगा क्योंकि डायरेक्ट वर्टिकल रेज आ रही है, ठीक है, ये बताया गया। अब ये मीटर वॉट और मीटर स्क्वायर ये क्या कहानी है, तो उसको ऐसे समझ लो थोड़ा सा कि अर्थ जो है ना, तो अर्थ के 1 मीटर स्क्वायर एरिया पे, मतलब 1 मीटर इधर चले जाओ, 1 मीटर इधर चले जाओ, 1 मीटर इधर, तो अर्थ के 1 मीटर स्क्वायर एरिया पे जब आप क्या करते हो, 320 वॉट का एक बल्ब लगा दोगे, ठीक है, तो वो जितना एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, जितनी गर्मी उससे प्रोड्यूस होगी, उतनी गर्मी आपको यहां देखने को मिल जाएगी। मतलब इस तरह से बताया गया कि ट्रॉपिकल एरिया में हर मीटर स्क्वायर में इतनी एनर्जी होती है, सन के द्वारा पहुंचाई जाती है, और पोल एरिया में कितना हो जाता है, 70 वॉट हो जाता है। इसी कारण से पोल एरिया ठंडे रहते हैं और इक्वेटर जो रहते हैं, ट्रॉपिक्स जो रहते हैं, वो बहुत गर्म हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि वहां पे ज्यादा सोलर इंसुलेशन है, ठीक है। आगे बढ़े तो मैक्सिमम इंसुलेशन इज रिसीव्ड ओवर द सब ट्रॉपिकल डेजर्ट वेयर द क्लाउडीनेस इज दी लीस्ट। अब ये अच्छे से समझना, स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन में आपने 2 नंबर देख लिए, 2 नंबर याद कर लिए, वो फैक्चुअल हो गया। अब यहां कंसेप्चुअल चीजें बताता हूं मैं आपको। मैक्सिमम इंसुलेशन इज रिसीव्ड ओवर द सब ट्रॉपिकल डेजर्ट वेयर द क्लाउडीनेस इज दी लीस्ट। क्या होता है ना, डेजर्ट जो है, अब जैसे आप देखोगे वर्ल्ड मैप है, ठीक है, वर्ल्ड मैप है, ये इक्वेटर है, इक्वेटर में यहाँ पे जैसे आपको देखने को मिलेगा सहारा सब ट्रॉपिकल में हो गया, थार हो गया हमारा यहाँ पे डेजर्ट। तो इन डेजर्ट्स पे मैक्सिमम इंसुलेशन रिसीव होती है, बजाय उसके कि इक्वेटर से थोड़ा ऊपर है, इक्वेटर से थोड़ा ऊपर होते हैं डेजर्ट, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ मैक्सिमम इंसुलेशन रिसीव होती है। क्यों पता है, क्योंकि यहाँ पे जो क्लाउड्स हैं, क्लाउड्स नहीं रहते, क्लियर स्काई रहते हैं डेजर्ट में। और अब क्लाउड्स की एक कैरेक्टरिस्टिक बता देता हूं, वैसे तो हम आगे पढ़ेंगे कि क्लाउड्स क्या करते हैं बेटे, बदमाश होते हैं। कैसे, ऊपर से जो सोलर इंसुलेशन आती है ना, उसको रिफ्लेक्ट बैक करवा देते हैं, 27% सोलर इंसुलेशन रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो क्लाउड्स अगर जहां नहीं होंगे तो वहां बताओ वो सोलर इंसुलेशन तो ज्यादा आएगी ना। तो इस कारण से डेजर्ट वाला जो रीजन है, डेजर्ट वाले रीजन में क्या देखने को मिलता है, सोलर इंसुलेशन जो होती है वो ज्यादा रिसीव होती है, ठीक है, वेयर द क्लाउडीनेस इज लीस्ट। समझ में आया। अगला क्या है, इक्वेटर। तो इक्वेटर रिसीव्स कंपैरेटिवली लेस इंसुलेशन देन दी ट्रॉपिक्स। ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझो। ट्रॉपिक्स पे हमने क्या देखा, मतलब इक्वेटर रिसीव्स कंपैरेटिवली लेस इंसुलेशन देन दी ट्रॉपिक्स। तो इसको भी थोड़ा इमेज पे लाते हैं। इमेज पे मतलब क्या है, ऐसे ये ट्रॉपिकल एरिया हो गया, ठीक है, ये इक्वेटर हो गया 0 डिग्री। तो अब मैंने आपको ये भी बताया कि इक्वेटर पे है ना, इक्वेटर तो 0 डिग्री, तो यहां तो ज्यादा सोलर इंसुलेशन होना चाहिए। फिर हम क्या कह रहे हैं, बुक क्या कह रही है, बुक ये कह रही है कि इक्वेटर जो है कम इंसुलेशन को रिसीव करता है कंपेयर टू दी ट्रॉपिक्स। मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पे ज्यादा इंसुलेशन हो जाती है।
अपेक्षा किसके, इक्वेटर पे। ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए, देखो मैं आपको समझाता हूं कि इक्वेटर पे सोलर इंसुलेशन आती है, खूब आती भरपूर, तो यहां पे इवोपरेशन भी उतना ही होता है, इवोपरेशन के कारण क्लाउड फॉर्मेशन हो जाता है, तो वो क्लाउड इक्वेटर पे क्लाउड भरे पड़े हैं पूरे, ठीक है। यहां जैसे देखोगे ना तो ये क्या है, इक्वेटर पे पूरा क्लाउडीनेस रहता है, तो क्लाउडीनेस के कारण इक्वेटर पे उतना सोलर इंसुलेशन नहीं आता जितना ट्रॉपिक्स पे आ जाता है, क्योंकि ट्रॉपिक्स पे थोड़े क्लाउड्स कम होते हैं, ये कारण हो जाता है, ठीक। फिर अगली चीज क्या है, अगला पॉइंट ये है, मतलब स्पेटियल डिस्ट्रीब्यूशन बता रहे कि कहां सोलर इंसुलेशन ज्यादा रहती है, कहां कम रहती है, उसके पीछे कारण भी समझा रहे हैं। फैक्ट्स तो आपने देख लिए। जनरली एट दी सेम लैटिट्यूड द इंसुलेशन इज मोर ओवर कॉन्टिनेंट देन अवर ओशियन। इस पर दिमाग खुद लगाओ जरा, थोड़ा सा बताऊंगा, मैं बताऊंगा, घबराओ नहीं, थोड़ा दिमाग खुद लगाओ। जनरली एट दी सेम लैटिट्यूड, सेम लैटिट्यूड मतलब क्या है कि जैसे आप देखोगे ये अर्थ है, ठीक है, ये लैटिट्यूड मान लो, इस लैटिट्यूड को हम ले लेते हैं 20 डिग्री, ठीक है, 20 डिग्री का लैटिट्यूड जो है ना, तो 20 डिग्री के लैटिट्यूड में आप देखोगे यहां लैंड पार्ट है, ठीक है, और यहां ओशियन है, ठीक है, यहां ओशियन है और यहां लैंड है। अब लैटिट्यूड तो एक ही है, तो लैटिट्यूड एक ही है, तो उस हिसाब से सोलर इंसुलेशन बराबर आना चाहिए दोनों जगह पे, लेकिन लैंड पार्ट पे सोलर इंसुलेशन ज्यादा है, ओशियन वाले पार्ट पे सोलर इंसुलेशन कम है। जितने लोगों ने मन में सही जवाब दे लिया मुस्कुरा लो। यहां कारण क्या हो सकता है, कारण यहां पे भी क्लाउड ही है। कैसे? तो जैसे अगर आप देखोगे सोलर इंसुलेशन जो है ना, सोलर इंसुलेशन तो दोनों जगह बराबर ही आएगी, सेम लैटिट्यूड है, लेकिन ओशियन वाले लैटिट्यूड पे जितनी सोलर इंसुलेशन आई थी उससे इवोपरेशन हो गया, क्लाउड बन गए, तो अब जो बाद में सोलर इंसुलेशन आएगी उसको क्या कर देंगे, क्लाउड रिफ्लेक्ट कर देंगे, लेकिन लैंड पे उतने ज्यादा क्या होंगे, क्लाउड नहीं होंगे। इस कारण से लैंड पे जो अमाउंट ऑफ सोलर इंसुलेशन आएगा वो ज्यादा होगा, है ना, मजेदार चीज। फिर आगे क्या है, इन विंटर द मिडिल एंड हायर लैटिट्यूड्स रिसीव लेस रेडिएशन देन इन समर, ठीक है। तो अब ये तो सीधी सी बात है कि समर में क्या होगा, जो मिडिल और हायर लैटिट्यूड्स हैं, ठीक है, मिडिल और हायर लैटिट्यूड्स, जैसे क्या हो गया, मिडिल लैटिट्यूड्स मतलब ये ले लो आप, सब ट्रॉपिकल रीजन ले लो, ठीक है, टेम्परेट रीजन ले लो, पोल्स ले लो। तो समर के टाइम पीरियड में क्या होता है, समर के टाइम पीरियड में जैसे यहाँ पे इधर देखोगे, समर के टाइम पीरियड में अभी विंटर्स चल रहे हैं यहाँ पे, मतलब साउथ इंडिया में समर्स चल रहे हैं, सॉरी, तो वहां पे क्या होगा कि समर के टाइम पीरियड में ज्यादा सोलर इंसुलेशन जा रही है ना, या हायर लैटिट्यूड पे, ठीक। इधर देखोगे तो इधर भी क्या, समर के टाइम पे ज्यादा सोलर इंसुलेशन जा रही है। और वही विंटर की बात करेंगे तो नॉर्थ में अभी विंटर होगा इस केस में, तो नॉर्थ में अभी विंटर है, तो हायर लैटिट्यूड्स पे तो यहाँ तो सोलर इंसुलेशन ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे वही बताया गया कि समर्स में ज्यादा सोलर इंसुलेशन आती है, तो मतलब गर्मियों में ज्यादा सोलर इंसुलेशन आएगी। कारण क्या है, कारण वो अर्थ एक्सिस का टिल्टेशन, ठीक है, एक्सिस का टिल्टेशन जो है वो कारण है यहाँ पे, ठीक। तो भैया देखो हमने पूरा प्रयास किया आपको ये वाला टॉपिक जो है वेरिएबिलिटी ऑफ इंसुलेशन एट द सरफेस ऑफ अर्थ ये समझाने के लिए, और आशा भी करते हैं कि आपको सारी चीजें समझ में आई है। कैसा लगा, समझ में आया नहीं आया, कोई डाउट्स हैं, फील फ्री टू आस्क इन कमेंट सेक्शन, ठीक है। आई हैव ट्राइड माय बेस्ट, मैंने आपको सारी चीज समझा दी है। अब नेक्स्ट वीडियो से हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो से हम देखो हमारा एक पार्ट हो गया सोलर रेडिएशन वाला, अब हम देखेंगे जो हीट बैलेंस होता है, टेम्परेचर जो होता है, वो सारी चीजें, ठीक है। तो उसमें हम क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, कन्वेक्शन हो गया, कंडक्शन हो गया, तो ऐसी बहुत इंटरेस्टिंग प्रोसेसेस हैं जो सोलर रेडिएशन से जुड़ी हुई है, उन सारी प्रोसेसेस को नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं। मैग्नेट ब्रेन्स पर इसी तरह से क्लास 4th से क्लास 12th तक सभी सब्जेक्ट्स, चैप्टर्स, टॉपिक, सब टॉपिक, सब कुछ सिस्टमैटिक वे में वीडियो लेक्चर्स के फॉर्मेट में अवेलेबल हैं, जिन्हें आप बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, घर बैठे अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। अपने जूनियर्स और सीनियर्स को जरूर बताइए मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग, थैंक यू वेरी मच।